हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं था प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे बहमनी और विजयनगर के मध्य जो संघर्ष था उसके बारे में। दोस्तों, इसके पहले आपने जो वीडियो देखी उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। तो इस वीडियो को देखने के पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस पर लाइक एवं कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो संघर्ष था उस पर। 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 2 शताब्दियों का काल दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच प्रभुत्व के संघर्ष का इतिहास रहा। ये भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक कारणों से प्रेरित था। इसे धार्मिक संघर्ष के रूप में देखना अनुचित होगा। भौगोलिक दृष्टि से कृष्णा और तुंगभद्रा नदी ने दक्षिण को 2 प्राकृतिक भूखंडों में विभाजित कर दिया था। इन दोनों के बीच स्थित क्षेत्र में दोनों ही राज्य की सीमाएं मिलती थीं। यह क्षेत्र, जो रायचूर दोआब भी कहलाता था, इन दोनों राज्यों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार के लिए संघर्ष का केंद्र बना रहा। दूसरा कारण राजनीतिक था। बहमनी एवं विजयनगर दोनों क्रमशः तुंगभद्रा के दक्षिणी एवं उत्तरी छोर पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि बहमनी साम्राज्य तीन शक्तिशाली राज्यों मालवा, गुजरात और उड़ीसा से घिरा था, जबकि विजयनगर साम्राज्य 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। उसके विस्तार का मार्ग केवल तुंगभद्रा के उत्तर में था। अतः रायचूर दोआब में इन दोनों राज्यों के मध्य पारस्परिक टकराव बड़ा स्वाभाविक था। इस संघर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। एक तो कृष्णा का दक्षिणी भाग अधिक उपजाऊ था और दक्षिण भारत के अधिकांश बड़े बंदरगाह इसी भाग में स्थित थे। अधिकांश निर्यात योग्य माल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता था। विवादग्रस्त रायचूर दोआब हीरा और लोहे जैसे बहुमूल्य खानों के लिए प्रख्यात था। यही कारण है कि बहमनी सुल्तानों द्वारा आर्थिक दृष्टि से ऐसे समृद्ध क्षेत्र के लिए संघर्ष करना स्वाभाविक था। ये संघर्ष बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम और विजयनगर के शासकों बुक्का प्रथम एवं हरिहर द्वितीय के बीच हुआ। बुक्का प्रथम पराजित हुआ, किंतु हरिहर द्वितीय ने बहमनी सेनाओं को पराजित कर दिया और विजयनगर की उत्तरी सीमा को कृष्णा नदी तक विस्तृत कर दिया। 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में संघर्ष पुनः आरंभ हुआ। फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर चढ़ाई की और यहाँ के शासक को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। दोनों शासकों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया, परंतु 1406 ईस्वी में फिरोज ने पुनः आक्रमण किया और देवराय प्रथम को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। देवराय ने अपनी एक बेटी का विवाह फिरोज बहमनी के साथ कर दिया और कई दुर्ग और क्षेत्र फिरोज शाह को समर्पित कर दिए, लेकिन यह शांति अस्थायी सिद्ध हुई और देवराय ने कुछ समय के पश्चात युद्ध में बहमनी सेनाओं को पराजित कर दिया। अहमद प्रथम ने इस हार का बदला लेने के लिए पुनः संघर्ष आरंभ किया। उसने तेलंगाना और रायचूर दोआब के क्षेत्र में बहमनी शासकों की सत्ता को सुदृढ़ किया। अगले शासक अहमद द्वितीय के समय से
दोनों राज्यों के बीच 4 युद्ध हुए, परंतु अंततः दोनों राज्यों में समझौता हो गया। महमूद गवा के प्रभाव काल में बहमनी राज्य की स्थिति सर्वोपरि हो गई और पश्चिम से पूर्वी सागर तट तक बहमनियों की सत्ता स्थापित हो गई। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी राज्य का विघटन हो गया। दूसरी ओर इसी समय विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल 1509 से 1530 ईस्वी का उत्कर्ष हुआ। उसने विभिन्न युद्धों में बहमनी राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों को पराजित कर दक्षिण में विजयनगर का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात यह स्थिति नहीं बनी रही और अंततः 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में बहमनी राज्य के उत्तराधिकारियों राज्यों के संघ ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। तो इस प्रकार बहमनी और विजयनगर के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और बाद में बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में बट गया। तो बात करते हैं जो विजयनगर की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में। तो विजयनगर, इस नगर में राजा का पद सर्वोच्च होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें 20 सदस्य होते थे, जिसकी आयु 50 से 70 के बीच होती थी। मंत्रियों की बैठक एक हॉल में होती थी जिसे वेंकट विलास माडम कहा जाता था। प्रधानमंत्री को प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था। मंत्रियों को दंडनायक की उपाधि भी दी जाती थी। राजा मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था। कृष्णदेव राय ने एक बार अपने मंत्री सालुत्तमा को दंडित किया था। चोल नरेशों की भांति विजयनगर के नरेश भी अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर देते थे। उसकी नियुक्ति के बाद उसका अभिषेक किया जाता था, जिसे युवराज पट्टाभिषेकम कहते थे। इसके अतिरिक्त एक राज परिषद भी होती थी जिसके सदस्य महत्वपूर्ण नायक और प्रांतपति होते थे। तो जो राज परिषद के अतिरिक्त एक केंद्रीय सचिवालय भी होता था जिसमें रायसम यानी सचिव और कणिकम यानी लेखपाल जैसे अधिकारी होते थे। रायसम नामक अधिकारी राजा के मौखिक आदेशों को अभिलेखित करता था। इस काल में भी राज की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। संभवतः प्रांतों की संख्या 6 थी। साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। जो 3 भाग थे वो थे भंडारवाद भूमि, यह भूमि राजकीय होती थी, इस प्रकार की भूमि की मात्रा कम थी। अमरम भूमि, इस प्रकार की भूमि अधिक थी, यह कुल भूमि का 3/4 भाग थी। यह भूमि वंशानुगत नहीं थी। मान्य भूमि, इस प्रकार की भूमि मान्य भूमि थी। यह भूमि ब्राह्मणों, मंदिरों या मठों को दान में दी जाती थी। तो अब हम चलते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख जो पदाधिकारी तथा उनके कार्य थे उसके बारे में। तो जो अधिकारी थे और उनके कार्य थे, जैसे नायक, यह प्रांतीय गवर्नर था। पलायगर, ये जागीर धारण करने वाले सैनिक थे। दंडनायक, वह सैन्य विभाग का प्रमुख तथा सेनापति था। अयंगार, वंशानुगत अधिकारी थे। प्रधानी, महत्वपूर्ण राज अधिकारी। अगला अधिकारी आता है महानाकाचार, यह ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। अगला अमरनायक, राजा को सैन्य मदद प्रदान करने वाले सामंतों का एक वर्ग था। रायसम, इसे सचिव या इसका कार्य सचिव का था। स्थानिक, इसका कार्य मंदिरों का प्रबंध करने वाला अधिकारी था। अगला कपनिकम, यह लेखाधिकारी होता था। तालाट, यह गांव का पहरेदार होता था। मान्य प्रधानम, गृह मंत्री।
था, मुद्राकर्ता, शाही मुद्रा रखने वाला था, सेनातोआ ग्राम का लेखा अधिकारी। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी थे और उनके कार्य थे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जानकारी ली बहमनी और विजयनगर संघर्ष के मध्य जो संघर्ष था उसके बारे में और विजयनगर की शासन पद्धति के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करें और वीडियो पर लाइक एवं कमेंट्स भी करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।